Assalamu alaikum. This is our class of discrete structures section 2C, Friday 11th June 2021 at 9 a.m. I just started the meeting waiting for the students to join. One student has joined, 092 128 ने भी ज्वाइन किया है साथ साथ. जी मुझे काइंडली ठीक है स्टूडेंट्स आ जाएं, बाकी तब तक आप मुझे ये कंफर्म करें कि आवाज़ क्लियरली मेरी आ रही है या नहीं. कोई अगर इशू है, कोई नॉइज़ आ रही है तो उसको रिपोर्ट कर दें. वेट कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, देन वी विल स्टार्ट. जी ओके, थैंक यू. आवाज़ मेरी क्लियर है. 128 का जवाब आया है, 092 का भी. सो लाइक आई सेड, दिस इज सेक्शन 2C ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स. लास्ट क्लास से ही बात स्टार्ट करते हैं. वी वर जनरली टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग काउंटिंग थिंग्स. हम काउंट कैसे करते हैं, और स्पेसिफिकली काउंटिंग व्हेन वी आर गिवन विथ some different scenarios and we have to come up कि इसमें टोटल कितनी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं या करेंगी. सो वहीं से आज लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. स्क्रीन आपको विजिबल नहीं है, मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ. स्क्रीन इज़ शेयरिंग, मुझे बता दीजिएगा जैसे ही शेयर हो जाए आपके पास स्क्रीन. सो यस, आई होप कि स्क्रीन शेयर हो गई होगी अब. तो हम लोग ये बात कर रहे थे, सम रूल की हमने बात स्टार्ट की थी. प्रोडक्ट रूल से, एंड देन वी केम ऑन टू द सम रूल. एक ज़रा सा क्विक रैप अप अगर मैं करवा दूँ आपको स्टार्ट से रीकैप इस कॉम्बिनेट्रिक्स चैप्टर का, तो इसमें हमने ये डिस्कस किया है एक्चुअली कि हाउ डू वी काउंट. प्रोडक्ट रूल की बात हमने स्टार्ट की. उसमें हमने ये कहा कि अगर दो डिसजॉइंट सब टास्क्स हैं, a procedure can be accomplished with two disjoint subtasks. इसकी एक दो एग्जांपल्स भी हमने देखी थी, और हमने ये कहा था कि अगर आप लेट्स से कि एक मिनट में एक एग्जैक्ट एग्जांपल आपको लिखकर बता देता हूँ दोबारा, और उसको हम स्टडी करते हैं. लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि देयर आर टू सब टास्क्स. एक जुमला लिखने के दो हिस्से हैं. एक जुमले के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है ए और एक हिस्सा है जी बी. सो अगर मैं आपको कहता हूँ भाई ए बी लिखें, ए इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड बी इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो व्हाट डू यू थिंक शुड आई राइट? हाउ कैन आई राइट दैट? फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बी. हाउ कैन आई राइट ए बी? There is no other alphabet, there is no other punctuation or anything. So tell me, how can I write AB such that the first part of the sentence is A and the second part of the sentence is B? Shouldn't be that hard. फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बी. इसका मतलब यही है कि सिंपली मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ कि आप ये ना लिखें कि सर इसको आप बी ए बी लिख सकते हैं. तो मैं बी ए नहीं लिख सकता. द फर्स्ट पार्ट इज़ ए एंड द सेकंड पार्ट इज़ बी. सो टेल मी इन द मैसेज इन आवर मीटिंग चैट दैट हाउ कैन वी राइट अ सेंटेंस where first part is A and second part is B. जी 127 139 092 कौन बता रहा है? ओके 092 का जवाब है ए एंड बी लिख सकते हैं हम. ए क्रॉस बी सोच रहे हैं 057. सो आप लोग थोड़ा सा और इसमें कंफ्यूज होना शुरू हो गए. कंफ्यूज क्या? आपको लगा कि शायद जो आप सोच रहे हैं वो सही नहीं है, तो बीच में कुछ आना चाहिए. बट मैंने जस्ट एक चीज़ कही कि लेट्स से कि अगर मैं ये कहता हूँ कि एक सेंटेंस है कि आई एट एन एप्पल. आई एट एन एप्पल, तो इसमें मैं कहता हूँ लेट्स से कि इसका फर्स्ट पार्ट है आई एट और सेकंड पार्ट है एन एप्पल.
तो अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मिलाकर एक जुमला लिखना है तो उसके बीच में मैं एंड या क्रॉस नहीं लगाता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ आई एट एन एप्पल, आई एट इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड एन एप्पल इज़ अ सेकंड पार्ट। सो इसी तरह ये एक सिंपल एग्जांपल ली है मैंने, और इसमें अगर मैं कहूँ फर्स्ट पार्ट ए है और सेकंड पार्ट बी है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि ये दो अलग-अलग टास्क्स हैं, लेकिन एक टास्क दूसरे के ऊपर काइंड ऑफ लाइक डिपेंडेंट है कि वो होगा तो फिर आप दूसरा लिख सकते हैं। बी को मैं अलग नहीं लिख सकता, इट इज़ द सेकंड पार्ट, राइट। सो इसका फर्स्ट पार्ट मुझे लिखना पड़ेगा, फिर मैं सेकंड पार्ट लिख सकता हूँ। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि ए बी को लिखने का ये तरीका है। क्या कोई इसके अलावा दूसरा तरीका है ए बी को लिखने का, provided कि A is the first part of the sentence and B is the second part of the sentence? Think about it and tell me कि is there any other way to write the sentence AB with first part A and second part B? AB के अलावा जिस तरह मैंने लिखा है, जो कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है AB को लिखने का such that A is the first part of your sentence and B is the second part of your sentence? Think about it. जी रिप्लाई मी प्लीज़, कोई एक दो तो बताएं, अदरवाइज़ मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा इस तरह। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ आ गया तो तब तो खैर आप लोगों ने कह देना है कि ठीक है सर ऐसे है ऐसे है, लेकिन अगर खुद सोचकर उस पॉइंट तक नहीं आएंगे तो फिर आगे जाकर आपको ये पॉइंट याद भी नहीं रहेगा कि हम क्या एक्चुअली यहाँ पर बता रहे हैं। सो इज़ देयर एनी अदर वे टू राइट ए बी विद फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज बी? इज़ देयर एनी अदर वे? किसी और तरीके से मैं लिख सकता हूँ? वन 143 कह रहे हैं कि शायद नहीं। ओके चले मैं अगले पॉइंट की तरफ आता हूँ। हाउ अबाउट लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सेंटेंस वही है, ए बी, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, 139 का जवाब आ रहा है। नो एक्चुअली वही बात मैं आपसे दोबारा दोहराता हूँ, इसी गलती को मैं एड्रेस करना चाह रहा था। मैंने सिर्फ ये कहा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ ए एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ बी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि माय नेम इज़ अली, तो इसमें फ़र्स्ट पार्ट अगर मैं कहता हूँ माय नेम और दूसरा इज़ अली है, तो इसको लिखने का एक ही तरीका है, माय नेम इज़ अली। इसको मैं ये नहीं कह सकता माय नेम इक्वल टू इज़ अली एंड माय नेम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू इज़ अली। सो इसी तरह मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ, दोनों को बस साथ करके लिख देना है, सेंटेंस इसी तरह लिखा जाता है। हाउ अबाउट कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ए को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप स्मॉल ए लिख सकते हैं या कैपिटल ए लिख सकते हैं। बी को लिखने का एक ही तरीका है जो कि मैंने लिखा हुआ है। नाउ टेल मी कि इसके अलावा और किस तरीके से मैं ए बी लिख सकता हूँ? जी ऑलमोस्ट राइट, 143 लिख के बता दें मुझे, ये ना लिखें जिस तरह 092 ने लिख के बताया। यस इस तरह मैं आंसर चाह रहा हूँ एक्चुअली। तो या तो मैं ए बी लिख सकता हूँ जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है, या मैं कैपिटल ए और बी लिख सकता हूँ। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर ये कहा कि देर आर इसेंशली टू वेज ऑफ राइटिंग ए एंड वन वे ऑफ राइटिंग बी। सो आपने कहा कि ए बी भी लिख सकते हैं और आप कैपिटल ए और बी भी लिख सकते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यार बी को लिखने के अब दो चार तरीके हैं, या तो मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ। लेट्स से ऐसे, ये दो तीन तरीके कह लेते हैं हम। अब मुझे बताएं कि ए बी को मैं कितने तरीक़ों से लिख सकता हूँ। एक तो मैंने लिखा हुआ है, इसके अलावा बताएं, सब स्टूडेंट्स एक एक अगर बताते जाएंगे तो होपफुली हम सारे कवर कर लेंगे जितने भी बन सकते हैं। एक बनता है या तीन बनते हैं या चार बनते हैं। और किस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ?
एक एक करके बता दें, अब सारे गैस करके आपको नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके सब बताना शुरू हो जाए। ओके, 092 कह रहे हैं देयर आर 6 वेज, सो टेल मी द 6 वेज यू कैन राइट दिस ए बी, टेल मी ऑल द 6 वेज। तब तक बाकी स्टूडेंट्स बताएं कि किस किस एक एक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हाँ जी, ये ए बी तो मैं लिख चुका हूँ 139, इसके अलावा 092 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सेइंग के ए बी आप लिख सकते हैं कैपिटल में। 078 कह रहे हैं ए बी लिख सकते हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं 092 की बात से मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ए बी आप लिख सकते हैं, आप ए बी लिख सकते हैं आप ए बी लिख सकते हैं। ये ए बी जो है ये 078 ने बताया है। 092 ने भी तकरीबन यही चीज़ें बताई हैं जो मैं लिख चुका हूँ अब। ठीक है, इसके अलावा 143 का जवाब, इसमें मैंने कौन सा मिस कर दिया, कैपिटल ए बी इन्होंने नया बताया है। आपने जो चार कैलकुलेट किए हैं ना, 143 का जवाब है कि आप ए बी, 143 का जवाब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए बी एंड ए बी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चार वेज जो हैं वो गैस कर रहे हैं 143, स्टूडेंट रोल नंबर 143। सो इसमें से ए बी तो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ए बी भी लिख चुका हूँ, ये वाला जो कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये दो आपने नए बताए हैं, ये मैंने नहीं लिखे तो ये मैं लिख देता हूँ। बट इसके अलावा भी देखें हम दो तीन ये भी तो लिख चुके हैं, ये भी एक दो तरीके हैं ये लिखने के, क्योंकि बी को मैंने कहा ना, बी को आप तीन तरीक़ों से लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो कितने वेज हो गए जी टोटल, 1 2 3 4 5 6। एक मिनट के लिए सोचें, इसके अलावा तो कोई और वे नहीं है जिससे मैं ये लिख सकूं। और कोई वे जो कि मैं मिस कर गया हूँ। नहीं, आई थिंक और नहीं है कोई। सो देर आर इसेंशली 6 वेज, जिस तरह से 092 ने पहले कहा था, गैस किया था कि देर आर 6 वेज। 009 भी कह रहे हैं देयर इज़ नो एडिशनल वे दैट वी कैन डू दिस। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 7 डिफरेंट वेज हैं ए को लिखने के लिए। कौन सा है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट आई जस्ट से कि देर आर 7 डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग ए एंड 3 डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग बी। पंक्चुएशन से फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में आप कुछ भी लिख दें। 139 हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमने बस साथ लिखना है किसी भी तरीके से। फर्स्ट पार्ट ए, सेकंड पार्ट बी, हमने सिर्फ साथ लिखना है, बीच में कोई प्लस माइनस इस तरह तो मैं हज़ारों चीज़ें और डाल सकता हूँ। सो साथ में कुछ, बीच में कुछ नहीं है, बस यही दो पार्ट हैं आपके सेंटेंस के। सो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ए लिखने के 7 तरीके हैं और बी लिखने के 3 तरीके हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, अब कितने तरीके हैं इस सेंटेंस को लिखने के? आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ ये 2 तरीके हैं, 7 तरीके हैं। तो कोई भी 7 तरीके हम कह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी मैंने ए लिखा है, ये भी मैंने ए लिखा है, ये भी मैंने ए लिखा है, ये भी मैंने और क्या हो सकता है, बस यही फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 5 7 तरीके हैं। डबल ए कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तरीके हैं भाई ए को लिखने के। लेट्स सपोज, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि भाई आपने आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि कितने तरीके से मैं अब ए बी को लिख सकता हूँ। थिंक अबाउट इट एंड आंसर मी। ओके, 21 कह रहे हैं, 092, 087 भी कह रहे हैं 21। एक मैसेज डिलीट हुआ है, आई थिंक उनको पता लग गया होगा कि वो गलत कह रहे थे शायद। सो 21 कैसे कैलकुलेट किया मुझे ज़रा ये बताएं। अच्छा, इस पूरी एक्सरसाइज में अगर सारे स्टूडेंट्स इंटरेक्टिव नहीं होंगे तो हम गलती की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ चीज़ें पढ़ना शुरू हो जाएंगे और फिर गलती आगे जाकर आप करेंगे। सो इंटरेक्टिव, बेशक आप गलत बता रहे हो चीज़ें, लेकिन इंटरेक्टिव अगर आप होंगे ना तो एक्चुअली पॉइंट मैं अपना तभी बता सकूँगा कि, वरना मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब ऐसा हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट।
लेकिन आप खुद सोच के अगर नहीं बताएंगे कि हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, बस इससे चीज़ आप सिर्फ सुन रहे होंगे। सो 21 कैसे कैलकुलेट किया, 092 कह रहे हैं कि 3 × 7 किया, 057 कह रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। प्रोडक्ट रूल का मतलब सिंपली यही है कि आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया। यानी यूजुअली आपने बेसिकली आपने ये देखा कि 7 एक तरह से है और 3 एक तरह से हैं, तो आपने देखा कि भाई ए का एक मेंबर मैं उठाऊंगा और उसको बी के तीनों तरह के साथ लिखूंगा, फिर ए का दूसरा मेंबर उठाऊंगा और उसको बी के सारों के साथ लिखूंगा, फिर ए का तीसरा मेंबर उठाऊंगा। इस तरह हर एक मेंबर के साथ 3 तरीके बनते हैं। तो 7 मेंबर के साथ कितने बनेंगे, 21। इस चीज़ को समझने के लिए अब इसमें देखें, ये दोनों अलग-अलग काम है, ए और बी अलग-अलग काम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। यानी कि एक काम को आप दूसरे के अलावा नहीं कर रहे हो, एक काम दूसरे के साथ किया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हेन वी यूज़ द प्रोडक्ट रूल, हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी एक छोटी सी और एग्जांपल लेता हूँ मैं। आई वाज टीचिंग दिस कोर्स इन अनदर सेक्शन और वहाँ पर वैसे ही सोचते सोचते बातों बातों में एक नई एग्जांपल निकली, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, विच वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। कि लेट्स से कि यू गो टू अ शॉप, आप किसी शॉप पर जाते हैं और लेट्स से आप सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि यार मैंने आलू क्या किलो हैं, आप उससे ये पूछते हैं। और से सुनिएगा एग्जांपल, आलू क्या किलो हैं। तो लेट्स से सब्ज़ी वाला कहता है कि 40 रुपये के 1 किलो हैं, 40 रुपये किलो हैं। आप उसको कहते हैं कि भाई 5 किलो आलू दे दो, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? राइट, सो 009 जिस तरह कह रहे हैं या 092 जिस तरह कह रहे हैं कि 200 रुपीज़ आप देंगे। और ये 200 कैसे कैलकुलेट किया आपने, जल्दी से अगर ये भी बता दें। 200 कैलकुलेट करने कैसे किया है आपने कैलकुलेट, 035 आप भी बताएं। तकरीबन सभी अगर ये सोच रहे हैं कि 200 आएगा इसका जवाब, तो बताएं 200 कैसे कैलकुलेट किया आपने। अगेन मुझे जवाब चाहिए, अगर जवाब नहीं मिलेगा तो फिर मैं अपना पॉइंट रेज नहीं कर पाऊँगा। 143 कह रहे हैं कि 40 × 5 से कैलकुलेट करेंगे हम। 087 भी यही कह रहे हैं कि 40 × 5 से करेंगे। 40 रुपीज़ पर केजी हैं जो हैं आलू, और आपने 5 किलो लिए हैं, तो यू आर कैलकुलेटिंग बाय 40 × 5। 009 कैसे कैलकुलेट किया है आपने, 035 200 कैसे आ गया? 092 आप भी बताएं, 200 कैसे आ गया भाई? 100 क्यों नहीं आया, 150 क्यों नहीं आया, 600 क्यों नहीं आया, कैसे कैलकुलेट किया है? अदरवाइज़ आई डोंट नो, आप 200 199 + 1 करके लाए हैं या 198 + 2 करके लाए हैं, कैसे लेकर आए हैं आप 200? 035 का जवाब आ गया है, 40 × 5 किया है इन्होंने भी। ठीक है, और बाकियों ने क्या किया है? अच्छा, किसी ने भी ये जो 3-4 जवाब आए हैं मेरे पास, 40 × 5, 092 ओके इलाबरेट जवाब दे रहे थे कि 40 रुपीज़ पर केजी हैं, तो 5 किलो के लिए भी मल्टीप्लाई बाय 5, तो 40 × 5। अच्छा, किसी ने इनमें से ये नहीं कहा कि 5 × 40? ये भी एक बड़ी क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग बात है। हाल तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग 14 × 5 गलत कर रहे हैं और 5 × 40 करना चाहिए, दोनों चीज़ें सेम है। बट सेम होने के बावजूद भी सब ने एक ही चीज़ को अपनाया। इसका मतलब ये है, पॉइंट पे आने से पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर रेज हो रहा है कि बेशक दो चीज़ें एक ही हों, लेकिन फिर भी यूजुअली लोग एक चीज़ को प्रेफर करते हैं, दूसरे को नहीं। इसका मतलब अगर आप एसेंशियली बेशक ये कह दें कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क है, वरना 5-6 स्टूडेंट्स ने जवाब दिया और सब ने 40 × 5 कहा, किसी ने 5 × 40 नहीं कहा। तो बेशक वी नो कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कोई तो फ़र्क होगा कि आप लोगों ने 5 × 40 नहीं कहा। बेशक इतना ही फ़र्क क्यों ना हो कि आप ये कह रहे हो कि भाई वो कैलकुलेट करना आसान है या वो समझना आसान है, इस वजह से हमने 40 × 5 किया, 5 × 40 नहीं किया। सो वट एवर द रीज़न मे बी, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट कि आप सब 40 × 5 ही करते हैं। असल जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूँ
इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पोर्टेंट, वो ये है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई 40 रुपीज़ पर केजी है और आपने 5 केजी लिया है तो इसका मतलब है कि आप 40 + 40 + 40 + 40 + 40 कर दें 5 दफ़ा, तो आपको पता लग जाएगा भाई 1 किलो अलग है, फिर 1 किलो है, फिर 1 किलो है, फिर 1 किलो है, 5 दफ़ा है 1 किलो, तो आपने कहा कि भाई 40 + 40 + 40 + 40 कर दें तो आपके पास 200 आ जाएगा। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि दैट वुड बी काइंड ऑफ लाइक मीनिंगलेस एंड दैट वुड बी वेरी वेरी हार्ड टू डू, राइट। सो किसी ने भी ये नहीं कहा, आपने ये कहा कि भाई 40 रुपीज़ पर केजी है, 5 किलो आप ले रहे हैं तो दैट वुड बी 200। और अब अगर मैं स्लाइड्स पर आऊँ और आपको इसी बात का मैं बताऊं कि भाई अगर दो इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच मीन्स के दोनों इवेंट्स या हमारे केस में पांचों इवेंट्स एक ही काम है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अलग काम नहीं है, एक ही काम के डिफरेंट हिस्से हैं। आलू ही लिए हैं आपने 5 किलो, कोई और चीज़ नहीं ली है 5 किलो कि भाई 1 किलो ये है और 2 किलो ये है और 3 किलो वो है तब जाके 5 किलो बन रहा है। आपने 5 किलो आलू ही लिए हैं, यानी कि आपने एक ही चीज़ ली है। आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिफरेंट नहीं है, इस वजह से आपने मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। लेकिन अगर मैं सम रूल के ऊपर आता हूँ ना, तो यही एग्जांपल मैं दोबारा देता हूँ आपको और मैं कहता हूँ कि आई वेंट टू द सब्ज़ी वाला और उसको मैं कहता हूँ कि भाई आलू क्या किलो हैं। एग्जांपल अगर दोबारा सुनिएगा, दोबारा से यही एक्सरसाइज करेंगे, आप जवाब बताएंगे मुझे और फिर उसकी उसकी डिटेल्स में आपसे पूछता हूँ। अब आप सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं और आप पूछते हैं आलू क्या किलो है, वो आलू बताता है कि भाई 40 रुपीज़ पर केजी है। और इसी तरह प्याज का आप पूछते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं प्याज क्या किलो है, तो वो कहता है 50 रुपीज़ पर केजी है। 40 रुपीज़ पर केजी आलू हैं, 50 रुपीज़ पर केजी प्याज है, और दोनों चीज़ें 1-1 किलो आप लेते हैं, 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज, टोटल कितना हो जाएगा भाई, कितने रुपए पे करेंगे आप। आपने 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज ली है। आलू इज़ 40 रुपीज़ पर केजी एंड प्याज इज़ 50 रुपीज़ पर केजी। 078 कह रहे हैं 90 हो जाएंगे, 009 भी यही कह रहे हैं। साथ साथ ज़रा ये भी बताते जाएंगे कैसे कैलकुलेट किया 90 आपने भाई। 80 + 10 कर दिया, क्या किया 50 + 40 किया, 057 कह रहे हैं 90 आ गया। 143 भी यही कह रहे हैं 40 + 50 किया, 40 + 50 किया 078 ने भी, 035 ने भी 50 + 40 कर दिया 035 ने, और 009 ने भी 50 + 40 कर दिया। आई थिंक कि इट इज़ बिकॉज कि मैंने ये पॉइंट रेज़ किया था कि आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक को प्रेफर करते हैं। बट अगेन अगर आप जेन्युइनली 50 को पहले रख के 40 को प्लस कर रहे हैं तो दैट्स ओके एज वेल। This was just an interesting observation. This is not related to our topic as in any way. But okay, so you all did, yeah, 087 दोनों तरह से कर सकते हैं. So you all did summation, the sum rule, ठीक है, और आपको पता है कि भाई 40 + 50 जो है वो 90 हो जाए। अब एक ज़रा सी इंटरेस्टिंग बात, लेट सपोज मैं वही काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 1 किलो आलू दे दें और 1 किलो प्याज दे दें। 1 किलो आलू 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू 40 रुपये के ही हैं। प्याज जो मैंने कहा था ना 50 रुपीज़ पर केजी है, वो सस्ती हो गई है, वो 40 रुपीज़ पर केजी है। प्याज अब 40 रुपीज़ पर केजी है। अब टोटल कितना बनेगा, आलू 40 ही हैं लेकिन प्याज 50 थी, अब 40 हो गई है, तो अब टोटल कितना बनेगा, मुझे कितना पे करना चाहिए। 40 रुपीज़ पर केजी आलू हैं, प्याज भी सस्ती हो गई है, 40 रुपीज़ पर केजी हो गई है। 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेता हूँ मैं, तो अब कितना बनेगा। अब मुझे ज़रा ये भी बता दें कि ये आपने कैसे कैलकुलेट किया 80। ओके 90 - 10, गुड, ओके गुड गुड। 40 × 40, 40 × 40, वाओ, नहीं 40 + 40 होगा। 092 गलती हो गई शायद आपसे थोड़ी सी यहाँ से। 078 कह रहे हैं 40 + 40। अच्छा, सबसे पहले वाले स्टूडेंट की मैं बात करता हूँ 143, दे सेट के 90 - 10। 90 - 10 यानी कि पहले आप ये सोच रहे थे कि 90 है, आप सोच के घर से ये गए थे कि 90 रुपीज़ होंगे, लेकिन फिर आपको पता लगता है कि प्याज सस्ती हो गई है, तो फिर आपने कहा कि 90 - 10 वुड बी 80, सो आप 80 रुपीज़ पे करेंगे।
ओके, 40 + 40 सबका जवाब है, 1-2 का जवाब है 40 × 2, डिस्काउंट हो गया 143 कह रहे हैं यस। अच्छा, इसमें एक बात आपने नोट करनी है कि आपने डोंट प्ले इनटू माय हैंड्स, यानी कि मैं आपको जिस तरह चलाना चाह रहा हूँ उस तरह ना चलें, खुद सोच के बताएं, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज में आपसे पूछ रहा इसी वजह से हूँ, ताकि क्योंकि आई वांट टू नो कि हाउ योर थिंकिंग गोज़ अबाउट दैट। सो आप सब ने मोस्टली ने 40 + 40 कहा, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझिएगा गौर से। आप सब ने तकरीबन 40 + 40 ही कहा, फिर कहा कि 40 × 2 भी कर सकते हैं हम, 80 भी कर सकते हैं। 40 + 40 किया आपने इस केस में, जबकि यही अगर मैं आपको कहता 2 किलो आलू लेने हैं तो आप 40 × 2 पहले करते हैं, 40 + 40 नहीं करते। जिस तरह से आपने 5 किलो आलू में कहा कि भाई 40 + 40 + 40 + 40 + 40 नहीं लेंगे, ठीक है, आपने 40 + 40 किया पहले। इट मीन्स कि आपके जहन में ये रूल बना हुआ है पहले से कि अगर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बेशक उनकी उनके लिखने की तादाद सेम हो, उनकी कीमत सेम हो, आप उनको अलग-अलग प्लस करते हैं टू अवॉइड एनी मिसहैप। क्योंकि मल्टीप्लाई आप 2 कर रहे होते हैं ना, तो आपके जहन में कहीं ना कहीं ये डर बैठ जाता है एक तरह से कि मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूँ तो मैं कहीं ये ना समझ बैठूँ कि ये एक ही चीज़ है 40 रुपये किलो, जबकि ऐसा नहीं है। 40 रुपये किलो दो अलग अलग चीज़ें हैं, इस वजह से आप यूजुअली 40 + 40 करते हैं। इसी तरह अगर आप सोचें ज़रा और मैं आपको कहूँ कि आपने 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिए और हर एक प्रोडक्ट 40 रुपये का लिया, 40 रुपये किलो था, और आपने कोई चीज़ 40 रुपये पाव थी, कोई चीज़ 40 रुपये किलो थी, कोई चीज़ 40 रुपये दर्जन थी। आपने हर एक प्रोडक्ट इस तरह लिया कि भाई 40 रुपये दर्जन है, लेट से केले 40 रुपये दर्जन है, आपने एक दर्जन ले लिए। फिर आपने इसी तरह आलू प्याज वगैरह लिया, 40 रुपये किलो एक चीज़ थी, 40 रुपये पाव एक चीज़ थी, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों का इंस्टिंक्ट हमेशा ये कहेगा कि भाई मल्टीप्लाई नहीं करना 40 को 5 से, 40 को प्लस करना कि भाई 40 के आलू हो गए, 40 के ये हो गया, 40 का ये हो गया, 40 का ये हो गया, 40 का ये हो गया, एंड देन अल्टीमेटली आप 200 तक जाएंगे। जबकि अगर आप एक ही प्रोडक्ट लेते हैं 5 किलो, तो आप 40 × 5 कर लेते हैं। Essentially you can see that these are the same thing, but we somewhere we apply product rule, and sometimes we apply some rule depending on the nature of the product, depending on the nature of the events. अगर events म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जिस तरह हमारे एग्जांपल में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एक से अलहदा है डिफरेंट प्रोडक्ट दूसरा, तो हम सम रूल अप्लाई करते हैं रादर देन अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल। क्योंकि प्रोडक्ट रूल अप्लाई हम वहाँ पर अगर करेंगे तो वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब प्राइस सेम हो। बट कि हमने जिस तरह से देखा कि भाई 40 और 50 अगर था तो हमने प्लस ही किया, 40 और 50 को हम किसी इस प्रोडक्ट रूल की तरह ऐड नहीं कर सकते कि हमारे पास 90 आ जाए, हमें ऐड ही करना पड़ेगा, राइट। सो होपफुली आप इस बात को समझ रहे हैं कि अगर कोई इशू है तो मुझसे पूछ लें कि इस बात को होपफुली आप समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई हम तब करते हैं जब आपके इवेंट्स या चीज़ें एक ही हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग अलग नहीं है। लेकिन सम रूल हम अप्लाई तब करते हैं जब आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, अलग-अलग हों, तो हम सम रूल को अप्लाई करते हैं। आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस सम रूल। सम रूल is a natural generalization to any sequence of m tasks. For example, there are m tasks. Generalization की तरफ जा रहा हूँ अब मैं। For example, there are m tasks. जिस तरह यहाँ पर दो tasks थे, एक task ये था और एक task ये था, ठीक है जी। सो अब अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई देयर आर m टास्क, m टास्क का मतलब ये है कि भाई टास्क नंबर 1 है पहले, तो टास्क नंबर 2 है, फिर टास्क नंबर 3 है, एंड सो ऑन, टास्क नंबर m है। m हम कह लेते हैं कि भाई जैसे कि m फॉर मैंगो वाला m, ठीक है, आवाज़ में शायद थोड़ी सी डिफरेंस आ रहा हो, तो m और n को मैंने यहाँ पर यूज़ करना है। ये है टास्क नंबर m। लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि टास्क नंबर 1 को करने के n1 तरीके हैं,
टास्क नंबर 2 को करने के n2 तरीके हैं, टास्क नंबर 3 को करने के n3 तरीके हैं। 3 तरीके नहीं है, n3 तरीके कह रहा हूँ मैं। कहाँ पर है मेरा कर्सर? ठीक है, इसको करने के कुछ तरीके हैं, इसको करने के कुछ तरीके हैं, एंड इसको करने के भी कुछ तरीके हैं। और m को करने के कितने तरीके होंगे भाई? टास्क नंबर m को करने के कितने तरीके होंगे? कोई कोई गेस कर सकता है? राइट, वेरी गुड। 087, 113, 092, 143 मिस कर गए थोड़ा पॉइंट आप यहाँ पे। The task n is the number of ways you can do a task. N is the number of way you can do a task, and the next number कह लें is how what is the number of the task. So यहाँ पर टास्क का नंबर कोई नहीं है, लेकिन हम टास्क के नंबर को m कह रहे हैं। यानी m कैन बी एनीथिंग। हो सकता है कि 10 टास्क हों तो ये 10 हो जाएगा, हो सकता है 9 टास्क हों तो ये m की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो n 9 हो जाएगा। तो n इंटू m या एन m इन सबस्क्रिप्ट जो है वो वेज होंगे टास्क के। ओके सो नेमली द नंबर ऑफ वेज। सो अगर आपको मैं कहूँ कि भाई इन सब को करने के कितने वेज हैं, n1 वेज टास्क 1 को करने के, n2 वेज को करने के, लेकिन दीज आर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग कर रहे हैं आप, इनको एक साथ नहीं कर रहे। जिस तरह से आप प्रोडक्ट रूल में कर रहे थे ना कि भाई आपने एक साथ एक ही जुमले का पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक जुमला अलग है, उसको लिखने के n1 वेज हैं, एक जुमला अलग है बिल्कुल, उसको लिखने के n2 वेज हैं, और उसको अलग अलग ही हम काउंट करेंगे टोटल कितने तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। तो फिर उसमें आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा n1 के एक तरीके के साथ n2 के इतने तरीके लिख रहा हूँ, साथ में नहीं लिख रहा हूँ, अलग अलग हैं। तो फिर मैं जस्ट ये कहूँगा कि भाई इसमें आप प्लस कर दें, सम रूल अप्लाई कर दें, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई n1 कर दें प्लस n2 कर दें प्लस n3 अप टू nm अगर आप कर देंगे, तो फिर इसका मतलब है कि देयर आर दिस मैनी वेज that these mutually exclusive events will occur. ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं जब हम इसको इम्बेड करें सेट्स के अंदर। वी कैन गिव अनदर फॉर्मुलेशन इन टर्म्स ऑफ सेट्स। सो लेट्स सपोज वही जो मैं T1 T2 T3 कह रहा हूँ ना, जो टास्क्स हैं, लेट्स सपोज आप उनको कह लें A1 A2 A3 अप टू AM। अगेन रिपीटिंग, आगे नहीं बढ़िएगा जब तक मेरी बात समझ में ना आ जाए आपको। लेट्स सपोज वो T1 T2 T3 जो मैं कह रहा हूँ, जो कि अलग काम कर रहे हैं आप सारे के सारे, और T1 को करने के n1 वेज हैं, T2 को करने के n2 वेज हैं। लेट्स सपोज T1 T2 T3 को मैं कह लेता हूँ A1 A2 A3 या AM तक। लेकिन ये जो A1 से लेके AM तक चीज़ें हैं, ये सारे सेट्स हैं, ठीक है, ये सारे सेट्स हैं। और न सिर्फ सेट्स हैं, दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट ज़रा समझ लें। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये होता है कि एक दो ऐसे सेट्स जिनके दरमियान कोई भी चीज़ सेम ना हो, कोई भी उनका जो मेंबर है वो सेम ना हो। यानी फॉर एग्जांपल ए और बी को मैं डिसजॉइंट सेट्स कहता हूँ अगर ए के अंदर फॉर एग्जांपल 2 6 है और बी के अंदर 7 8 है, यानी कि ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो मैं उनको डिसजॉइंट कहता हूँ। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स भी यही होते हैं, बट ये आप वर्ड तब यूज़ करते हैं जब आप दो से ज़्यादा सेट्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एग्जैक्टली 092 इंटरसेक्शन नल हो। सो अगर मैं ये कहता हूँ कि 3 सेट्स हैं और मैं कहता हूँ कि भाई ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा ये समझें, ज़रा गौर से समझिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको कहीं नज़र आती है तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाती है अक्सर। लेट्स से कि 3 सेट्स हैं A, B एंड C। लेट्स सपोज A के अंदर है जी 2 और 4, 3 और 4, B के अंदर है जी 7 और 8, 7 और 6 है, ओके, और इसके अंदर हैं 3 और से 9।
ठीक है, ये 3 सेट्स हैं। लेट्स सपोज मैं सिर्फ 2 सेट्स की बात करता हूँ, तो हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्यों? क्योंकि ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ ना ए बी और सी डिसजॉइंट सेट्स हैं, ए बी और सी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि इसके एक मतलब ये हो सकता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो कि तीनों में हो। डिसजॉइंट में आप यही कहते हैं ना, कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो कि दोनों में हो। जब मैंने अभी कहा कि ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो मैंने क्यों कहा कि ये दोनों डिसजॉइंट हैं? इस वजह से क्योंकि मैंने ये कहा, क्योंकि मैंने ये देखा है कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो कि दोनों में हो। ओवरलैपिंग हो रही है मतलब, अच्छा सेट्स की ओवरलैपिंग हो रही है। हाँ, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, वेट फॉर माय पॉइंट। कि डिसजॉइंट सेट्स आप ए बी को मानते हैं ना, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, यस और नो? मुझे ये बताएं, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं ना, या नहीं है? और क्यों है डिसजॉइंट, तो इसका रीज़न मैं ही आपको बता रहा हूँ। उसको छोड़ दें, 057 इसको फ़िलहाल इग्नोर करें। यू आर राइट अबाउट दैट, बट फ़िलहाल इग्नोर करें। स्टार्ट से बात कर रहे हैं हम। सो 092 ने इस तरह से कहा कि भाई ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज नो कॉमन एलिमेंट्स इन ए। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए और बी में हो। ये 2 सेट्स में इस तरह से ही होता है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये बताएं, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं? अब 2 नहीं, अब 3 सेट्स के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं? तो इसका मतलब है कि मैं क्या चेक कर रहा हूँ? 092 कह रहे हैं कि नहीं है ये डिसजॉइंट्स। कैसे नहीं है डिसजॉइंट्स? क्यों नहीं है भाई 057? क्यों नहीं है? बेशक वही आप एक रीज़न बताएं, लेकिन रिपीट करके लिख के बताएं मुझे। बिकॉज 3 इज़ कॉमन इन सेट ए एंड सेट सी। अच्छा, अब सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पर इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या यू आर राइट। इसी इवेंट्स को हम जो है वो अब सेट्स के पार्ट में लिख रहे हैं। सो इस तरह 057 ने कहा कि भाई दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज ए और सी के अंदर 3 है। पूरी क्लास में काफ़ी 20 समथिंग स्टूडेंट्स हैं, बट एक दो के ही जवाब आ रहे हैं, बाकी आई एम नॉट श्योर कि वो क्या कर रहे हैं, उनको फिर समझ में भी नहीं आनी है बात अगर वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। सो ए और सी में 3 है, इस वजह से आप कह रहे हैं कि ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। यानी कि डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन आपके जहन में ये है कि ऐसे सेट्स, चाहे वो 2 हों या 3 हो या 5 हो या 10 हों, ऐसे सेट्स जिसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो। तो मैं आपसे ये आर्ग्यू करता हूँ, ये मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ अब, कि आप जो कह रहे हैं ना कि ये डिसजॉइंट नहीं है, मैं कहता हूँ कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले किसी स्टूडेंट ने ये बताया मुझे कि भाई डिसजॉइंट सेट्स होते हैं कि जब ए इंटरसेक्शन के लिए मैं ये साइन यूज़ कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन बी इज़ एम्प्टी सेट, ज़ीरो हो, कुछ भी ना हो एम्प्टी इंटरसेक्शन में, तो हम कहते हैं कि दोज आर डिसजॉइंट सेट्स। अब मेरा आर्ग्यूमेंट सुनिएगा। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई अगर आप ये कहते हैं कि एक इंटरसेक्शन बी एम्प्टी था, कोई कॉमन नहीं था, इस वजह से वो दोनों डिसजॉइंट थे, तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर इन तीनों को मैं देखूँ तो मुझे इन तीनों का इंटरसेक्शन भी तो एम्प्टी मिल रहा है। इन तीनों सेट में भी तो कोई कॉमन नहीं है। सोचें ज़रा इस पे। बेशक कमेंट करना चाहें तो कोई कमेंट करें या ना करें, लेकिन इस पे सोचें। ठीक है जी, माय पॉइंट इज़ कि आपने कहा था, ये आपकी डेफिनेशन भी यही है कि भाई 2 सेट्स डिसजॉइंट तब होते हैं जब उनका इंटरसेक्शन कुछ ना हो, इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, यानी कॉमन ना हो उनमें कोई। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा फिर 3 भी तभी डिसजॉइंट होंगे जब उनका इंटरसेक्शन कुछ ना हो, एम्प्टी हो। और इस केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन मुझे एम्प्टी मिल रहा है, तो आई विल से अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन दीज 3 आर डिसजॉइंट सेट्स। अब वो जो आप बात सोच रहे हैं कि भाई 3 जो है वो ए में और सी में है, लेकिन फिर भी हम इन सबको डिसजॉइंट कह रहे हैं, ये क्यों हम कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब से इट्स नॉट एक्चुअली अ फैलेसी,
092. But okay, your guess is obviously right on this point कि it can be a fallacy कि भाई आपने गलत तरीके से प्रूव किया है, आपने कोई बीच में डंडी मारी है, लेकिन आप कब आपकी बात सही है, आपका आर्गुमेंट सही है। तो इसी कन्फ्यूजन को, इसी फैलेसी को दूर करने के लिए जब आप दो से ज़्यादा सेट्स लिखते हैं ना, तो आप दो तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक डिसजॉइंट और एक पेयर वाइज डिसजॉइंट, जो कि यहाँ पर आपको स्लाइड्स में भी नज़र आ रहा था। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये होता है कि उन सब में कोई चीज़ कॉमन ना हो। डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, उन सब में ना हो वो चीज़, दो में बेशक हो, चार में बेशक हो, लेकिन पांचों में ना हो। अगर पांच सेट्स हैं तो अगर एक मेंबर कोई 10 में है लेकिन 11वें में नहीं है, तब भी मैं उसको जो है वो डिसजॉइंट सेट्स कहूँगा। लेकिन मैं उनको पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं कहूँगा। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये है कि भाई ये जितनी भी बड़ी लिस्ट है ना सेट्स की, A1 से लेके A2 A3 A4, जितने भी सेट्स हैं आपके पास, इन सब में कोई भी दो पेयर ऐसे नहीं हैं जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो। कोई भी दो, यानी कोई भी दो मैं रैंडमली उठाता हूँ, मैं A1 को उठाता हूँ, उसका इंटरसेक्शन लेता हूँ A6 से, तो वो भी एम्प्टी होगा। A6 को उठाता हूँ, उसका इंटरसेक्शन लेता हूँ A5 से, वो भी एम्प्टी होगा। A3 को उठाता हूँ, उसका इंटरसेक्शन लेता हूँ A6 से, वो भी एम्प्टी होगा। ये एक्चुअली है पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर आप जिसको डिसजॉइंट सोचते हैं ना कि भाई चार सेट डिसजॉइंट हैं, तो इसका मतलब है उन चारों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो, एक सेट में हो और किसी और में भी हो। तो बेसिकली आप डिसजॉइंट की बात नहीं कर रहे, आप पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो होपफुली ये चीज़ क्लियर होगी आपको, या एटलीस्ट अगर मैंने आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी ट्रिगर कर दी है इस बात की कि भाई आपको लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, तो जाकर आप इसकी एक दो एक्सरसाइजेस अगर देखेंगे ना, अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट सपोज अगेन मैं उसी सम रूल के उस पे आता हूँ, पॉइंट पे, कि लेट सपोज वी गिवन अदर फॉर्मुलेशन ऑफ द टर्म्स है लेट A1 A2 AM बी पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट के लिए मैं पीछे जा रहा हूँ, वर्डिंग चेंज कर रहा हूँ। अपनी वर्डिंग को आपने समझना है कि भाई कैसे वर्डिंग चेंज हो रही है, और उस वर्डिंग को हम किस तरह से यूज़ करेंगे आइंदा अगर हम सेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से कहा ना, इफ़ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इस बात को ज़रा और से सुने, और मैं इसकी वर्डिंग चेंज कर रहा हूँ आपको, आपके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जब इवेंट्स की बात हो रही है ना, तो आप समझें कि टू इवेंट्स का मतलब है टू सेट्स। टू इवेंट्स का मतलब है टू सेट्स, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वो दोनों डिसजॉइंट हैं, उन दोनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर इसका मतलब है कोई चीज़ एक आधी कॉमन हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, सो इफ़ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि देयर आर टू सेट्स और वो दोनों डिसजॉइंट हैं। और अब इसमें वर्डिंग में चेंज कर रहा हूँ, एन इवेंट E1 कैन बी डन इन N1 वेज, जिस तरह से मैं कह रहा था ना, T1 को N1 टाइम्स हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप इसको ऐसे समझें, एन इवेंट E1 का मतलब ये है कि अ सेट E1 कैन बी डन इन N1 वेज का मतलब ये है हैज़ N1 मेंबर्स। अ सेट E1 हैज़ N1 मेंबर्स, अ सेट E2 हैज़ N2 मेंबर्स, और दोनों के दोनों डिसजॉइंट हैं। तो यही चीज़ हम जब सेट में अप्लाई करते हैं तो हम यही बात कर रहे हैं भाई कि इफ़ देयर आर से दिस मैनी सेट्स A1 A2 A3 अप टू AM, यानी कि E1 E2 E3 इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या जिसको हम सेट्स की ज़बान में कहते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, तो फिर उनका यूनियन की कितनी कार्डिनैलिटी होगी ये हम निकालना चाह रहे हैं। यूनियन की कार्डिनैलिटी कितनी होगी। सो अगर हम M सेट्स का यूनियन करते हैं, हम A1 को उठाते हैं, A2 को उठाते हैं, A3 को उठाते हैं, वही एग्जांपल अगर मैं 3 सेट्स वाली लूँ यहाँ पे, अगर मैं इन तीनों का यूनियन करता हूँ, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन करता हूँ, एंड यू नो कि इसके अंदर यूनियन, एक मिनट में लिख लूँ ज़रा। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे इनका यूनियन नहीं करना, बल्कि मुझे इनके यूनियन की कार्डिनैलिटी पता करनी है, तो मुझे बताएं इनके यूनियन की कार्डिनैलिटी कितनी होगी।
इसका जवाब दें मुझे। ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? नंबर बताएं मुझे। 092 कह रहे हैं सम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ईच सेट्स माइट बी राइट। नंबर बताएं मुझे क्या होगा? 5 5 कह रहे हैं 092। फिर तो आप गलत बात कर रहे हैं। आपने या तो पहली बात गलत की है या आप जवाब गलत दे रहे हैं। 092 पहले कह रहे थे कि इट वुड बी द सम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ईच सेट, लेकिन अब कह रहे हैं कि 5। अगर मैं सम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ईच सेट वाली बात को ओके करता हूँ तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि इस कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी, तीनों की कार्डिनैलिटी 2 है, तो 2 + 2 + 2 6 होता है, 5 नहीं होता। तो या तो आप 5 गलत बता रहे हैं या आप सम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ईच सेट बता रहे हैं गलत। एग्जैक्टली ये मेरा पॉइंट है। 092 अपनी बात को करेक्ट कर रहे हैं कि डिसजॉइंट होंगे तब हम सम करेंगे, अदरवाइज़ हम सम नहीं करेंगे, हम उनमें से कुछ और भी काम करेंगे। सो इसी वजह से हमने पेयर वाइज डिसजॉइंट की बात की। ये पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इसमें 3A और C में आ रहा है। सो अब इसको पेयर वाइज डिसजॉइंट बना देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ भाई इसमें 1 है। तो अब इसकी कार्डिनैलिटी वुड बी वॉट? कार्डिनैलिटी ऑफ फर्स्ट सेट, इसी में आ जाता हूँ मैं। यूनियन, इसकी जगह प्लस कर दें, प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ दिस प्लस cardinality of up to the final set. That would be the cardinality of your A1 union A2 union A3 union AM. अच्छा, for example अगर मैं ये कहता हूँ कि they are not pairwise disjoint sets, not pairwise disjoint sets, ये चलें थोड़ा सा वो हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगी ये बात। अगले रूल के ऊपर जब हम जाएंगे एक्चुअली इस रूल के ऊपर तब ये समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सोचने पर मजबूर करना है, और अब हम सोचने वाली बात कर रहे हैं, सिर्फ विजुलाइज करना है अपने चीज़ों को। आपके सामने बेशक मैं रख देता हूँ ये वाले सेट्स भी। लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, और इसमें 9 है। अब मुझे बताएं इसकी यूनियन की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? इसकी यूनियन की कार्डिनैलिटी कितनी होगी भाई? ज़ीरो 57 कह रहे हैं 5 मेंबर्स आएंगे। 092 कह रहे हैं 4। 035 कह रहे हैं 5। कौन कौन से 5 होंगे ये भी लिख दें ज़रा, अगर टाइम आपके पास है तो। अगर कौन कौन से 4 होंगे, अगर 4 कह रहे हैं तो 9 7 6 1 लिख के बता दें मेंबर कौन कौन से आएंगे। जी लिख के बता रहा है कोई? 5 5 या 4 4 तो आप बता रहे हैं, बट कौन से 4 होंगे या 5 होंगे वो ज़रा बता दें। आई थिंक मेरा वेब वर्जन जो है एम एस टीम्स का वो शायद हैंग ना हो गया हो, मैसेजेस शायद ना आए हो मेरे पास। स्टक, नो, ओके, बैक ऑनलाइन। 1976 057 कह रहे हैं, 078 भी यही कह रहे हैं, 113 भी यही कह रहे हैं, 092 भी यही कह रहे हैं। तो फिर 5 क्यों कह रहे थे भाई? अगर 5 है तो 4 ही होंगे। हाँ ठीक है, सॉरी, ओके, दैट्स ओके। 1679, ठीक है जी, 5 होंगे, मान लेते हैं, चलें 5 होंगे। अब मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि भाई इसकी कार्डिनैलिटी है 3, ए की, बी की कार्डिनैलिटी है 2, और सी की कार्डिनैलिटी है 5।
ये 6 कर लेते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ए और बी में दो एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है। बी और सी में एक एलिमेंट कॉमन है और ए और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब मुझे बताएं कि भाई कितने होंगे। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यहाँ पे। कितने हो जाएंगे जी वो ए यूनियन बी यूनियन सी में? आठ हो जाएंगे। 078 कह रहे हैं, 8 हो जाएंगे। हम्म। कैसे निकाल लिया 8 आपने? बता सकते हैं कैसे 8 हो जाएंगे? 092 करें यस। 78 की बात को आप सेकंड कर रहे हैं आई थिंक कि यस 8 होंगे। अलेवन माइनस थ्री, 11 कैसे आया? 6 आपने ए बी सी तीनों को कार्डिनैलिटी को प्लस किया, 6 और 3 9 और 2 11 और उसमें से 3 निकाल दिया और आप कह रहे हैं कि 8 आएंगे। अच्छा जी, कैसे निकाल लिया आपने ये? पता नहीं, हो सकता है सही हो। मुझे नहीं पता कि सही क्या जवाब है। अब मैं आपको सोचवाता हूँ, सोचने पर मजबूर करता हूँ कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो सही भी है या उसमें कोई मसला है। कि भाई ए बी में दो मेंबर सेम हैं और बी सी में एक मेंबर सेम है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी में दो मेंबर जो सेम हैं उनमें से एक मेंबर सी में भी है। ऐसा ये या नहीं है? या ए बी में जो दो मेंबर सेम हैं, बी और सी में जो मेंबर एक सेम है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो उन्हीं दोनों मेंबर्स में से हो जो ए बी में सेम है, या बिल्कुल अलग होगा। अगर अलग होता है तो उसको हम एक दफ़ा तो लिखेंगे। आर यू सीइंग माय पॉइंट कि दिस इज़ नॉट दैट मच सिंपलर एज यू वर अज्यूमिंग कि आपने कह दिया 11 माइनस थ्री। या 092 कह रहे हैं कि इट डज सीम लाइक वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू डू दैट। इसके लिए हमें सेट्स को लिखना पड़ेगा अंदाजे से, कोई भी एक डमी सेट्स बनाने पड़ेंगे और फिर उनको सोचना पड़ेगा कि भाई अच्छा वाकई ऐसा है या नहीं है। लेकिन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जिसको यूज़ करते हुए मैं थोड़ा सा एलोबरेट सिर्फ सोच कर ही कर सकता हूँ विदाउट इवन राइटिंग दी सेट्स। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ ना, ए और बी के अंदर जो दो एलिमेंट्स सेम हैं, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वही उन्हीं में से कोई एक जो है वो बी और सी में जो एक सेम है ना, वो उन्हीं में से कोई एक हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि ए और बी में जो चीज़ कॉमन है, दो एलिमेंट्स जो कॉमन है, वो बी और सी में जो एक एलिमेंट कॉमन है वो दो उन्हीं में से है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हीं में से होता तो इसका मतलब है कि वो कॉमन होता ए में भी, बी में भी और सी में भी। जबकि हम ये कह रहे हैं कि ए और सी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए और बी में जो दो मेंबर्स कॉमन हैं वो डिफरेंट हैं और बी और सी में जो मेंबर कॉमन है वो उन दो में से नहीं है। क्योंकि अगर होता तो वो फिर इसका मतलब है कि वो मेंबर ए में भी होता और सी में भी होता, जबकि ए और सी में कोई कॉमन मेंबर नहीं है। So again another aspect of looking at it. So what would be the right way of calculating the cardinality of A union B union C provided when we are provided with this information? So this is where the sum of principle of the last thing that you are understanding here, seeing on this slide. This is where this comes in. The pi rule, principle of inclusion exclusion.
सो इसको ऐसे ही समझ लें कि भाई अगर आप वही सब्ज़ी वाली, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आपको आपको देता हूँ एग्ज़ाम्पल, और उसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने 1 किलो आलू ले ली और 1 किलो प्याज ले ली, लेकिन उसमें मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज और ये आइटम्स लेने हैं। मैं आपको ये कह के भेजता हूँ कि यार अगर आलू मिल जाए तो प्याज नहीं लेना, अगर लेट सपोज़ कोई और चीज़ मिल जाए, केले मिल जाएं तो सेब नहीं लेना, आम मिल जाएं तो केले और सेब दोनों ही नहीं लेना, आम नहीं मिलते हैं तो केले और सेब दोनों ले आना। ठीक है, ऐसा होता होगा ना, आप जब शॉपिंग के लिए कहीं जाते हैं तो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के लिए मुझे इस तरह की चॉइसेस दी जाती हैं जब घर वाले भेजते हैं कि भाई कोई सामान लेकर आना है, कोई मेहमान आ रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ है। तो फिर उसमें यही होता है कि यार देख लेना, अगर समोसे मिल जाएं, अगर समोसे गरम हो तो इतने ले आना, अगर गरम ना हो तो फिर ऐसा करना कचौरियाँ ले आना या दूसरा कोई आइटम रोल्स वगैरह ले आना। लेकिन समोसे अगर मिल जाएं तो वो 8 ले आना, लेकिन अगर समोसे नहीं मिलते हैं तो फिर 4 रोल और 3 वो ले आना। ये इस तरह की जब चॉइसेस आ जाती हैं तो इसका मतलब यही हो जाता है कि भाई आप इतने सेट्स आपने लाने हैं, लेकिन उनमें से कुछ कॉमन हैं, कुछ चीज़ें कॉमन नहीं हैं। सो उसमें मुझे कैसे याद रखना पड़ेगा कि एक्चुअली मुझे कितने आइटम लाने हैं, कितने A1 यूनियन A2 यूनियन A3 करके मुझे कैलकुलेशन करनी है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे होपफुली। तब तक आप, चूँकि नेक्स्ट क्लास हमारी फ़िज़िकल होगी, तो तब तक आज तक की चीज़ों की आप प्रैक्टिस करके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आगे की चीज़ों के ऊपर ही बात करें। असाइनमेंट आपकी मैंने पोस्ट की हुई है, अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, ईमेल भी कर चुका हूँ मैं सबको। असाइनमेंट की लास्ट डेट इज़ जून 20th, और उससे एक्सटेंड नहीं होगी। असाइनमेंट फ़िज़िकली हम सबमिट नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट आपकी ऑनलाइन ही सबमिट होगी ऑन MS टीम्स। एक मिनट रुकिए, मैं कॉल अटेंड कर लूँ फिर मैं क्लास को फिनिश करता हूँ। या सॉरी अबाउट दैट। सो यस, वी वर जस्ट फिनिशिंग द क्लास एंड आई एम सेइंग कि फ़िज़िकल क्लासेस हमारी जब होंगी, असाइनमेंट आपने जो है वो सबमिट करवानी है ऑनलाइन ही, यानी MS टीम्स के ऊपर ही, और साथ ही साथ ईमेल के ऊपर भी उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैंने असाइनमेंट के एंड पे दी हुई हैं सारी। सो कोई क्वेश्चन वगैरह भी कोई मेरे पास अभी नहीं आया है, आना होता तो आई थिंक अब तक आ चुका होता। सो नेक्स्ट क्लास जब हमारी फ़िज़िकल होगी तब मिलते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करते रहें, कोई इश्यूज़ अगर आपको आते हैं तो नोट करते रहें, और नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो यू कैन आस्क दैट एंड वी कैन डिस्कस दैट। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक।